नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 18 अगस्त 2023 और आज जो है आपका ईपीएफओ का एग्जाम था, आज से ही स्टार्ट है और फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। ये एग्जाम बता दूं आपको रोजाना 2 ही शिफ्ट में होती है। एक एग्जाम 12 बजे के करीब समाप्त होती है और दूसरा एग्जाम जो है 4:30 पौने 5 में खत्म होती है। तो उस हिसाब से हम दोनों शिफ्ट की एनालिसिस लेकर के आ जाया करेंगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन जब सेंड किया तब पता चला कि आज एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे जो है वीडियो लेकर के आ गए हैं। वैसे कल जो है बहुत सारे बच्चे बताया भी थे कि ईपीएफओ एनालिसिस करवा देना, लेकिन मुझे लगा कि बाद में एग्जाम हो, मुझे ये पता नहीं था कि आज से ये स्टार्ट है। तो हम जो है रेगुलर रहेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे ईपीएफओ में। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है ना भाई। अब जो आदमी एसएससी का भी एनालिसिस देखा है वहां से भी काफी मदद मिल जाती है। थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न चेंज है क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर को इतनी वैल्यू नहीं देके रखा है। तो 343 जो है ये संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात को जो है वैध ठहराता है हमारे संविधान के आर्टिकल 343। इसके अलावा आर्टिकल 352 इसी के आसपास राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किसी भी स्टेट में वहां का जो कार्याविधि है वो संविधान के अनुसार जब नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल जो है उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है आग्रह करता है और तब जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर हो जाती है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है और आजकल इंडिया में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है अभी तक। इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, एनएचआरसी। तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मतलब स्थापना है ना। इनके अलावा प्रत्येक वर्ष बात करें 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्तर पे विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की गठन 12 अक्टूबर को हुआ है, तो इस पे नहीं जाइएगा। जो विश्व वाला कोई भी चीज हम डे सेलिब्रेशन करते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है भाई, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा है ना ब्रांच, उनके द्वारा जो है ये क्लियर किया जाता है कि ये डेट को फला डेट के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। साथ ही साथ 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि भी है, जिनके नाम पे आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसी दिन यानी 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग एक काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है 1992 में हुआ था। रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा हैं। इनके अलावा आपको सेबी पूछा जाता है, 1998 में हुआ था, 1988 में। नाबार्ड पूछा जाता है, 1982 में हुआ था। एसबीआई पूछा जाता है, 1955 में हुआ था। आरबीआई पूछा जाता है, 1935 में हुआ था। तो ये कुछ आपके इंडियन संस्था है। इसके अलावा सिडबी जो लघु बैंक है 1990 में हुआ था। तो ये सब जो कुछ संस्था है आपको जरूर ध्यान रखना है, आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। इनके अलावा नीति आयोग का गठन ले लीजिए, 2015 में हुआ था। किसका स्थान लिया था, योजना आयोग का स्थान लिया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम है, बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये नया बने हैं संस्था 2007 में, इनको भी ध्यान रखेंगे। यूपीएससी का गठन भारत में कब हुआ था, 1926 में हुआ था। यूपीएससी लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं ना। तो इसकी जो आगमन हुआ था भारत में 1926 में हुआ था। कौन से कमीशन के द्वारा इसमें जो है मतलब मदद किया गया यूपीएससी को लाने में, तो ली कमीशन कहिएगा। ठीक है। इनके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये श्री मावो भंडार नायके थे श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धना गोटाबाया था इससे पहले। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, श्रीलंका कब आजाद हुआ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एसएससी ये क्वेश्चन काफी करता है। हालांकि आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका आजाद हुआ था ब्रिटेन के चंगुल से। श्रीलंका भारत के जो है पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है और ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है ना। इसके अलावा आपका पाक जल डमरू मध्य और राम सेतु, एडम ब्रिज, ये सभी के सभी भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सीमा रेखा बनाने का काम करता है। रामेश्वरम द्वीप से आगे झांकेंगे तो आपको श्रीलंका की ही रास्ता नजर आएगी। अगला एक प्रश्न, G20 की जो बैठक अभी इंडिया में चल रही है, सबसे पहले 2022 में किस देश में हुआ, 2021 में किस देश में हुआ और 2023 में भारत में हो रही है। तो भाई 2021 में आपका इटली के अंदर हुआ था, 2022 में आपके इंडोनेशिया के अंदर हुआ था।
इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, और 2023 के अंदर आपका इंडिया के अंदर हो रहा है। यानी ट्रिपल आई चल रही है G20। G20 वैसे देशों का समूह है जो विकासशील है, अर्ध विकसित देश है, पूर्णतः विकसित नहीं है या फिर विकसित होने के डगर पे है भाई। तो ये जो आपके 2023 में G20 के बैठक होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G20 से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि G20 के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ हुई, G20 के जो बिजनेस मंत्री की बैठक कहाँ हुई, G20 के जो है क्लाइमेट चेंज पे बात करने वाली मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ, शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ। तो ये जो है भारत में इस बार कई सारे ब्रांचेस में इसके बैठक हो रही है, न कि एक बैठक हुई है। तो आपको भ्रम में नहीं जाना है कि एक ही बार बैठक हुआ खत्म हुआ, ऐसा नहीं। कई सारे जो है G20 की बैठक हुआ, लेकिन इसमें जो है नेता जो पार्टिसिपेट करते हैं ये अलग अलग होते हैं और मुद्दा भी अलग अलग होते हैं। इसकी मैं लिस्ट आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये जो है पिछले साल के दिसंबर से इस साल के नवंबर तक चलेगी, यानी कई सारे चीज तो अभी हो गए हैं और कई सारे चीज बाकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं G20 वाली लिस्ट जो इस बार आपका इंडिया के अंदर कराए जाने वाली है ना। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और जून 2023 तक का दिया गया अभी, और इसमें बहुत सारे चीज बाकी है, ठीक है। तो G20 का शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 पुणे में हुआ। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून में हुआ, बनारस में हुआ। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। ये काफी इंपोर्टेंसी रखती है और अभी अभी सीजल के एग्जाम में से पार्ट बाय पार्ट पूछ रहा था, एक एक चीज पूछ रहा था। तो आपको ये PDF मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो वहां से जो है आप इसे रीड कर जरूर लीजिएगा, आपको काम आएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट G20 की शेरपा बैठक ये कहाँ पे हुआ था, तो ये केरला के अंदर हुआ था, अमिताभ कांत की अध्यक्षता में। अमिताभ कांत कौन है, आप समझ रहे हैं ना अमिताभ कांत कौन है। इससे पहले जो आपका जो नीति आयोग में थे ये कौन थे, अमिताभ कांत ही थे, है ना। तो इनके जगह पे ही आपका ये आया था परमेश्वरम साहब, और परमेश्वरम साहब के जगह पे फिर से BVR सुब्रमण्यम आ गए हैं, नीति आयोग में CEO भी रहे हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में हुए हैं, है ना। G20 के मॉडल बैठक जो है ये भी नई दिल्ली में हुए हैं। इनके अलावा पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर जो बैठक हुई बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा चलते हैं आगे। तो G20 वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। जब भी मैंने 1975 बताया तब भी मैंने सिक्किम जरूर आपको बताया कि सिक्किम बना 1975 में। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके आप जो है किसी भी जो बाहरी पहले हमारे इंडिया का भूभाग नहीं रहा हो और उसे मैं इंडिया में मिलाना चाहता हूं, तो किस आर्टिकल में जो है हमें प्रयोग करना पड़ेगा, किस आर्टिकल का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी सर आर्टिकल 2 जो है ना ये बाहर के चीजों को इंडिया के भूभाग में मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और 3 का इस्तेमाल करते हैं कि जो देश के अंदर पहले से ही है लेकिन उसके सीमा रेखा नाम आदि में अगर चेंजेस करना है तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। और एक में राज्यों का संघ सिर्फ परिभाषा को दर्शाया गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। अगर कोई भी स्टेट यहाँ चाहे कि मैं अलग से होकर एक राज्य बना लूंगा, कल होकर मुझे झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है भाई। कोई भी अगर बिहार चाहे कि मैं अलग हो जाऊं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है भाई। ये राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये होता है। तो ये 1975 में सिक्किम बना। सिक्किम को 36वां अमेंडमेंट किया गया था, इसके तहत ये 22वां राज्य बना था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम के प्रमुख त्योहार में लोसांग है, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है सिक्किम के अंदर, है ना। इनके अलावा सिक्किम में सबसे फेमस चीज क्या है इंडिया के लिहाज से, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा पीक भी है। तो कंचनजंगा पीक जो है ये इंडिया के सबसे मतलब हाईएस्ट पीक है इंडिया लिहाज से, और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पीक है ना। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है ना। इनके अलावा भारत में सबसे अंतिम राज्य जो अभी निर्मित हुआ है ये तेलंगाना है। ये कब बना, 2014 के अंदर। और यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में बाइफरकेट हुआ, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग बने, जम्मू कश्मीर को काट के 2 यूटी बनाए गए, है ना। लेकिन राज्यों की बात करेंगे तो तेलंगाना जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, मोदी गवर्नमेंट के आने के जस्ट बाद ये काम हुआ था। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया, कल भी चर्च किया हम इसको, बद्री नारायण को दिया गया है। इसके जो किताब का नाम है या फिर लेख के नाम है, इनका नाम है तुमरी के शब्द। क्या नाम है, तुमरी के शब्द। यहाँ पे लिखा है तुमरी के शब्द, है ना। तो इनके लिए दिया गया है बद्री नारायण को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को दिया गया है। कौन सी किताब के लिए, कि सभी जिंदगी हम नहीं जी सकते, ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इस प्रकार से जो कोई पुस्तक के नाम है। इनके लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी में और बद्री नारायण को तुमरी के शब्द के लिए हिंदी में। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में, तो 22+2 भाषा यानी 24 भाषा में दिए जाते हैं। ये 2 भाषा कौन कौन से हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है, और 22 आपके संविधान में जो अटैच भाषा है उनसे। तो 24 भाषा में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा
निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क कौन सा है? तो हेमाटाइट, सीडराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है। तो देखिएगा कि इसमें ऑप्शन में से क्या था। इसके अलावा बॉक्साइट भी आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का उत्खनन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया के अंदर। तो आप कहोगे जी उड़ीसा के अंदर होती है सर। इसके अलावा गेलेना किसका अयस्क है? तो गेलेना सीसा का, और सीसा का सूत्र भी कई दफा एग्जाम में आता है, तो पीवी है ना, क्योंकि सीसा से एस होना चाहिए, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पीवी होता है। सिनेबार किसका है? इसका जी पारा का। और पारा में क्या गुण है जी? पारा एकमात्र ऐसा मेटल है यानी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसीलिए आपने पारा का इस्तेमाल जो है थर्मामीटर वगैरह में देखे होंगे। इसके अलावा क्योंकि इसका प्रसार आसानी से हो जाता है। इसके अलावा लोहे का निष्कर्ष जो है मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में लौह का खनन सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है? ये क्वेश्चन आपके जो है कल के सीएचएसएल में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा कि लोहा का सबसे अधिक उत्खनन जो है ये उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में होती है, लेकिन लोहा का सबसे ज्यादा भंडारण अगर आपसे पूछेगा तो कद्रमुख कर्नाटक के अंदर है। लेकिन उत्खनन करना और भंडारण रखना दोनों में फर्क है ना भाई। अगर चावल रखे और चावल मतलब भात बनाए ही नहीं तो कैसे खाओगे, है ना। तो उड़ीसा में जो है बनाया जा रहा है, इसे तैयार किया जा रहा है, यानी माइनिंग की जा रही है, जबकि कद्रमुख में इसके सबसे बड़े खान है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। बाद बाकी एक चीज और बताना है कि जो आपका जो मलाज खंड है आपका कहाँ का? एमपी का। यहाँ पे तांबा की अधिकांश खनन की जा रही है, मतलब किसके रिगार्ड में? खेतरी के रिगार्ड में है। तो खेतरी में ज्यादा तांबा जो राजस्थान के अंदर है, लेकिन खनन करने के मामले में अभी मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहे हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। जैसे आपने 2021 के लिए रिकॉर्ड बना दिया था छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला का उत्खनन करके, तो ये बात सब थोड़ा बहुत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो रिगार्ड में क्वेश्चन है यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। और एमटीएस के ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो एमटीएस के लिए जिन बच्चे को एमटीएस में एक अच्छा स्कोर करना है तो 57 वीडियो की जो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज है, प्ले लिस्ट का नाम है पेड ग्रुप पीडीएफ प्ले लिस्ट, है ना। तो उसको जो है उसमें आज जो है आज 42वां वीडियो होगा, 41 वीडियो हो चुकी है, तो जरूर देखें अगर एमटीएस में पिछली बार के जैसे चूकना नहीं है तो, ठीक है भाई। और एमटीएस के लिए 57 वीडियो की अगर आपने पीडीएफ बाय कर लिया 25 रुपए की, और इसे भी वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी अध्ययन कर लिए, तो फिर तो आपका एमटीएस में जो है इतनी ज्यादा पकड़ हो जाएगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भाई भैया ये कोई पूछने क्वेश्चन है? भारत की सेंट्रल बैंक पूछा था, तो सेंट्रल बैंक इनके लिहाज में केंद्रीय बैंक ही हुआ, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है केंद्रीय बैंक, जैसे आपने जो नार्वे है, नार्वे की सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया, तो सेंट्रल बैंक कहने का मतलब क्या? केंद्रीय बैंक, है ना। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, क्योंकि इंडिया में कंफ्यूजन इसलिए है कि इंडिया में एक बैंक का नाम अपने आप में भी सेंट्रल बैंक है, जो भाई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सरकारी बैंक है ना। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। और जब इसके स्थापना हुए थे तो इसके पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ अंग्रेज बने थे। बाद में सीडी देशमुख साहब जो भारतीय गवर्नर हुए थे, तो इनके गवर्नर बने थे सीडी देशमुख साहब, है ना। और पहले अंग्रेज गवर्नर थे। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन साहब थे, ठीक है। इनके अलावा जो इसे क्या कहते हैं आरबीआई को? तो अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सभी प्रकार के कॉमर्शियल बैंक को ऋण कौन देता है? तो आरबीआई ही देता है। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसकी मुख्यालय कहां पे है? मुंबई के अंदर इसकी मुख्यालय है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जो प्रमुख काम है ना, ये कौन कौन से काम है? तो ये नोट का छापना सबसे बड़ा काम है, साख सृजन करना है, मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं? तो आरबीआई बनाते हैं। इसके अलावा बैंक दर कौन तय करते हैं? तो आरबीआई तय करते हैं। सीआरआर कौन तय करते हैं? तो आरबीआई करते हैं। मैंने बता दिया भाई कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है ना, रेपो रेट क्या होता है, ये भी आरबीआई बनाता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी आरबीआई बनाता है। ये सब बातें मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान बता दिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर भाई। इसके अलावा आरबीआई के बारे में बता दिया। आरबीआई का एक लेटेस्ट स्कीम आया है डिजिटलकरण के क्षेत्र में, है ना। इनका नाम दिया गया इन्होंने कि बीजन 2025 नाम दिया है इनको। आरबीआई का जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, इनका नाम बीजन 2025 नाम दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अमेरिका, अच्छा कौन से जो आयोग है इसके तहत आरबीआई का गठन हुआ? तो आप बताएंगे हिल्टन यंग आयोग।
क्या बताएंगे? हिल्टन यंग आयोग के थ्रू जो है आरबीआई का गठन 1935 में करा गया था। इसके अलावा अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1976 को। मैंने रिलेट करके आपको याद रखना सिखाया था कि 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अवसर होता है। देखिए ये जो है भूगोल का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्टाइल ही यही है कि आपको मैं रिलेट करके चीजों को याद रखना सिखाऊं कि आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अवसर मनाते हैं और उसी दिन 4 जुलाई 1976 को आपका जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। इसी कारण 4 जुलाई को अमेरिका में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर आप आ जाना 14 जुलाई को, 14 जुलाई को बास्टिल डे के रूप में मनाते हैं। बास्टिल डे कहां सेलिब्रेट होती है भाई? फ्रांस में सेलिब्रेट होती है। किस कारण? 1789 की फ्रांसीसी राजक्रांति आपको याद होगा, इसी में बास्टिल के पतन के डे है 14 जुलाई, और इसी कारण बास्टिल डे के रूप में फ्रांस में सेलिब्रेट होते हैं हर साल 14 जुलाई को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस हो गई। इसके अलावा 4 जुलाई को ही अवसर होता है। ये अवसर क्या होता है? ये पृथ्वी हमारा, ये जो है हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। तो आज मान लीजिए कि 4 जुलाई है, तो आज सबसे ज्यादा दूरी पे है पृथ्वी, तो वही का वही रहा। अब एक ऐसा दिन आता है कि ये सबसे नजदीक में हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है सूर्य, तो इसे कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी के रिगार्ड में सबसे कम दूरी पे होते हैं, इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी के रिलेशन में सूर्य सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो 4 जुलाई अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस के दिन ही अपसौर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान कौन दिया था? तो अमेरिका दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका का जो संविधान है ये भारत से छोटा ही है, लेकिन लिखित रूप में पहले अमेरिका ने ही लागू किया। भारत में जो है लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व के अंदर। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? ये कोई क्वेश्चन है भाई? जर्मनी है। जर्मनी अभी कल भी चर्च किए थे और ये भी चर्च किए थे कि भारत ने पहली बार कब जीता है ना। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम साहब रहे हैं। हॉकी वर्ल्ड कप यह जर्मनी की तीसरी खिताब है, ये तीसरा टाइटल है इसका। भारत हॉकी वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है 1975 में, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। हॉकी में जो सबसे सफल टीम रहा है अब तक का, ये पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। और आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सफल टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रहे हैं भैया। इसके अलावा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और आपका जो राउरकेला है वहां का बिरसा मुंडा स्टेडियम में कराए गए। दोनों ही, कलिंगा जो है भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा जो है राउरकेला में है। शैवाल का स्टडी क्या कहलाता है? कोई क्वेश्चन नहीं है। शैवाल का स्टडी जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कुत्ता का अध्ययन जो है साइनोलॉजी कहलाता है ना। जो आपका इसके अलावा फूलों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है ना। तो ये सब कोई क्वेश्चन है ना। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर जो मछली की पालन होती है। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी वाला होता है। ये सब कोई बात नहीं, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं, वीवीआई पॉइंट है, नोट करके रखेंगे। अब भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं, ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है। शैवाल अपने आप में जो है ये थाइलोफाइटा समूह से संबंधित है। कौन से समूह से है? थाइलोफाइटा समूह से ताल्लुक रखते हैं शैवाल। इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु, ये तीनों थाइलोफाइटा में आते हैं। और थाइलोफाइटा समूह इस सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शैवाल में जो है जैसे लाल शैवाल है और आपका जो है ब्राउन शैवाल है, तो इसमें जो है पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी। हरी शैवाल होती है उसमें पाई जाती है। तो सभी बातों को अंतर विभेद करके जानेंगे, ज्यादा समझ में आएगी। इसके अलावा शैवाल वगैरह जो होती है ना, यानी जो थाइलोफाइटा समूह के प्राणी होते हैं ना, यानी पेड़ पौधे होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे होती है उसकी पत्ती अलग, जड़ अलग और तना अलग, ऐसे नहीं होता है। सब चीज एक में होता है। आपने कभी काई देखा होगा, जहां पे पानी की लगाव होती है वहां पे काई जम जाती है, तो क्या काई में अलग अलग पत्ते होते हैं, अलग अलग तने होते हैं? नहीं ना, सब चीज एक ही में होते हैं। तो ये शैवाल का उदाहरण है जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा पीतल का मिश्र धातु बताया गया, तांबा और जास्ता है ना। स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेन माने होता है भाई धब्बा। स्टेन मतलब क्या होता है? धब्बा। आपने ब्लेड के पीछे लिखा हुआ देखा होगा स्टेनलेस स्टील। तो ये किससे बनती है? लोहा, क्रोमियम और निकेल से। जर्मन सिल्वर किससे बनती है? तांबा, जस्ता और निकेल से। तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था एसएससी ने कि भाई सोना और चांदी, इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? जो ऑरम है और एर्जेंटम है, तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को इलेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रल पाउडर भी एक होता है जो पेट के लिए अच्छा होता है, इसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कई मायने में हेकेटियस को भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन
ऑप्शन डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगरी मेंडल, जोहान्स ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे से आनुवांशिकी को समझाने का प्रयत्न किया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न आया है, 4 गो युद्ध आया है, चारों युद्ध जो है बाबर का था, है ना। तो इससे क्या क्या पूछ सकता है, जो भी पूछेगा कोई मेरा बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, एकदम 100% क्लियर। तो भैया एक खानवा का युद्ध पूछा था 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, राणा सांगा की हार होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब एक हार होगा तो दूसरा का जीत होगा, ये तो आप हमसे ज्यादा बेटर समझते ही हैं। 1526 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और नुसरत शाह के बीच में होता है, ये वही नुसरत शाह है, इब्राहिम नुसरत जो है, एक सेकेंड, नुसरत लोदी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नुसरत लोदी है ये इब्राहिम लोदी का जो है भाई था, है ना। तो इनके बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, इसमें जो है ये लोदी हार जाते हैं। इसके अलावा जो आपका चंदेरी का युद्ध होता है, ये 1528 में है, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, इसमें मेदिनी राय की हार होती है। यूं कहे तो ये जो चारों लगातार युद्ध हुआ 1526, 1527, 1528 और 1529, ये चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर को कलंदर कहा जाता है और बाबर ने अपनी किताब खुद लिखा था, बाबरनामा। और कौन भाषा में लिखे थे, तो तुर्की भाषा में। इसका भाषा पूछा जाता है, इसलिए भाषा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बाबर को कहां पे दफनाया गया है, तो काबुल में दफनाया गया। और काबुल में दफनाने से पहले कहां पे दफनाया गया था, तो आगरा में दफनाया गया था। बाद में जब इसकी डायरी पढ़ा ना, तो इसमें लिखा था इसका इच्छा कि मुझे काबुल में ही दफनाना, तो इसे काबुल में दफनाया गया था। इसको याद करने के तरीके मैंने बता दिया है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, यानी पानीपत पानी पियो, खाना खाओ खानवा, चाय पियो चंदेरी, घर जाओ घाघरा। आपने 1526, 27, 28, 29 लगा लेना है ये चारों युद्ध को याद रखने के लिए। इसके अलावा दासी अट्टम या सादिर अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, भाई अब ये भी बताया था। तो भरतनाट्यम को कहा जाता है ना। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण पे जो है आधारित एक पुस्तक है, जिसमें अभिनय दर्पण क्या करता है, टेक्निकल नॉलेज आपको देता है कि इसमें कैसे कैसे नृत्य किया जाता है। और भरतनाट्यम पे जो है इसमें वाद्य यंत्र वगैरह की जो है चर्च की गई है कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र वगैरह पे ये डांस किया जाता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख भाग होते हैं, त्रिभंग, अभंग और सबंग। इसमें अगर आपसे बात कहे कि किसकी पूजा होती है, तो बताइएगा भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि नर्तक जो आपका नटराज स्वरूप प्रतिमा है ये इसी चीज को दर्शाया है। भरतनाट्यम के जो है कई सारे भाग होते हैं, जैसे जाति स्वरम, अलीरप्पू, तिल्लाना, शब्दम, ये सब जो है इनके पार्ट है नृत्य के दौरान। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और आपका जो कथकली दोनों केरला, कुचिपुड़ी जो है ये एपी का, आंध्र प्रदेश का है, कथक नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का है, सतरिया जो असम का है, ओडिसी जो है ओडिशा का है। तो ये हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 18 अगस्त 2023 और आज जो है ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम था। ये सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम है जो आपका 4:30 बजे ओवर होती है। तो सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन और करंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी। और मैं यूं कहूं कि जो बच्चे मेरे से एनालिसिस में जुड़े हुए थे उनको कोई भी दिक्कत का सामना इस एग्जाम के अंदर नहीं करना पड़ रहा है, तो ये कोई गलत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था बहुत नज़दीक का, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट बुकर पुरस्कार होते हैं, इसकी जो है ये पुराना वाला है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये अभी हाल में ही 2005 में स्टार्ट किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ऐसे किताब को दिया जाता है, चाहे भाषा कोई भी हो, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए, है ना, और शॉर्ट लिस्टेड में अगर ये जीत जाता है तो इसे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 के लिए जॉर्जी गोंदी स्पिंदनोव को दिया गया है। इनका जो किताब का नाम है टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। शेल्टर मतलब आश्रय होता है ना भाई, इसके लिए दिया गया है। अगर बात करें 2022 के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रेत की समाधि द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था, जो हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम किताब था। और इनके लेखिका जो हैं ये गीतांजलि श्री हैं, जो भारतीय ही हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में हुई थी। बात करें 2022 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो करुणा सेहान तिलका को दिया गया है, जिनके किताब का नाम है द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा। द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा इस प्रकार का जो है एक किताब का नाम है। इनके लेखक है करुणा सेहान तिलका, और ये तिलका बाबा कहाँ का है, तो ये श्रीलंका का है। ये पिछले साल वाला जो है बुकर प्राइज के विजेता रहे थे इनके किताब। ठीक है।
तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय 22 वाला पूछे तो रेत की समाधि गीतांजलि श्री 23 वाला ये क्वेश्चन का आधार है। बुकर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय वाली शुरुआत कब हुई तो 2005 में, और जो मेन वाली बुकर पुरस्कार है वो 2022 में किसको दिया गया तो करुणा सेहान तिलका को दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 13 बुक को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, है ना। इसमें एक भारतीय मूल के पुस्तक भी गए थे, हालांकि नहीं जीत पाया। ये लेखक का नाम है पेरुमल मारुगन। पेरुमल मारुगन जो है ये तमिल लेखक हैं, इनके किताब का नाम पैर है, PYRE, है ना। इसे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था लेकिन इसे जीत नहीं पाए हैं। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन से क्या हटाया गया। सबसे पहले नवनीत सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये जो भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास प्रोवाइड कराए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक वीडियो के माध्यम से जो 18 तारीख का जो आज फर्स्ट शिफ्ट है उसी वीडियो में पोस्ट किए हैं, है ना। तो जो आपका 44वां संविधान संशोधन हटाया गया है, ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। 18 वाले में नहीं किए, कल CHSL वाले में किए हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, है ना, 61वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, 97वां। इसके अलावा मैं बता दूं आपको 21वां। ये सब संविधान संशोधन जो है आपके हॉट टॉपिक रहते हैं अगर आप अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चीज़ों को जो है गुत्थी सुझाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में संविधान के अंदर संपत्ति के अधिकार किस आर्टिकल में है तो आप बताएंगे आर्टिकल 300 के A में है, जहां किस प्रकार के आर्टिकल की गारंटी देती है तो ये आपका विधिक अधिकार या कानून अधिकार के रूप में वर्णित है। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घट के 6 हो गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो वर्तमान में 6 है, जिसे भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में कवर करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार और DPSP में क्या फर्क है तो आपको बताना है कि DPSP नोट चेंजेबल है, कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये विषम परिस्थिति में आपसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी ये चेंजेबल है। इसके अलावा आर्टिकल 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार इसके बीच में वर्णित है, जिसमें 14 में समता का अधिकार है, 15 में जाति धर्म लिंग भेद व आधार पर निषेध है, 16 में अवसरों की समानता है, 17 में छुआछूत का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। इसके अलावा 19 से 22 जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी कहिए या फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहिए, जिसमें 19 में जो है आपके 6 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घर ले सकते हैं, कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं, बाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सहकारी संगठन बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल पे जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है उस पर मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पेज पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या लिंक वगैरह डालना होता है ना। मैं सिर्फ जो है आपको कंटेंट जैसे ही बनाता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ, नो एडिटिंग नो सॉफ्टवेयर, मुझे कुछ भी पता नहीं कि एडिट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। तो जो मैं दिखता हूँ वही हूँ भाई, है ना। तो ये आपका 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, तो इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या चीज़ है 6 पार्ट मैंने बता दिया। इसके अलावा 20 है, इसमें सजा आदि के मामले में छूट मिलती है आपका। 21 जो है इसे निजता का अधिकार कहा जाता है। 21 का A है एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल में, 21 से 21 का A बना है, ये शिक्षा का अधिकार है। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, और ये आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 22 है, ये भी सजा आदि के मामले से छूट की जो ताल्लुक रखता है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, जिसमें 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक और 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, जो धर्म को बचाने के लिए जो भी कोई भी आप धर्म फॉलो कर सकते हो, आपके धर्म के अंदर जो जो चीज़ आता है उससे आपको कोई बाध्यता नहीं पहुंचाया जाएगा, या फिर धार्मिक कार्य पे अगर आप कोई कुछ खर्च करते हो तो उस पर आपको टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है ना। इनके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के प्रयोग करके, वहीं हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं आर्टिकल 226 का प्रयोग करके। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट का चर्चा जो है आर्टिकल 214 में है। मैंने कहा था पहला दो अंक को जो है उल्टा पुल्टा लिख दीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आ जाएगा। अगर मैं 2 पहले लिख दूं तो 214 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है और राज्यपाल का अध्यादेश 213 है। ये कैसे होता है, 2 को पहले लिख दीजिए तो आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ आप लॉजिक से भी सीख सकते
सकते हैं। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? कौन सा बच्चा मेरा क्वेश्चन छोड़ेगा? जहां पे छोड़ेगा मैं बता दूंगा कि ये नहीं बताया हूं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो ये अर्जेंटीना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में कराया गया था, जहां पे विजेता अर्जेंटीना और उप विजेता कौन रहे थे? तो फ्रांस रहे थे। अगर आपको पूछे कि 2018 में फीफा के विजेता कौन रहे थे, तो फ्रांस ही रहे थे, ठीक है। 2018 में फ्रांस रहे थे और 2022 में रनर अप रहे थे, ठीक है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में जो तीन जो बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं, किसे दिया गया है? तो गोल्डन बॉल आपको लियोनल मेसी को दिया गया है, गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, और गोल्डन ग्लव्स के बाद जो है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। जैसे आपने आईपीएल में भी आपको याद रखना है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया है, इस बार वाला 2023 वाला, तो ये ध्यान रखना है। इनके अलावा आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगी? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से कराई जाएगी। महिला फीफा वर्ल्ड कप अभी बिगिन है ये 2023 में, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रही है। ये महिलाओं का फुटबॉल का जो है वर्ल्ड कप है। इसके अलावा फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी, इसे जीरो कर लीजिएगा। 1904 में हुई थी फीफा की स्थापना, ठीक है। इसे मैं करेक्ट कर दूंगा, 1904 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख में है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, मलेरिया किससे होती है? देखिए यहाँ पे वाहक का नाम नहीं दिया गया था, वेक्टर का नाम नहीं दिया गया था। ये जो कॉज है ना कि किससे होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, इस प्रकार से दिए गए थे। तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, परजीवी से, है ना। पर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। परजीवी का आप अमीबा भी कह देते हो, है ना। तो भाई यहीं से होता है। मलेरिया की खोज कौन किए थे? तो रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था मलेरिया का खोज। मलेरिया रोग से तो सभी वाकिफ है भाई, है ना। आम बीमारी है हमारे इंडिया में, तो इसे कोई ज़्यादा सीरियस लेता नहीं, लेकिन है सीरियस बीमारी अगर तो सही से देखा नहीं गया तो। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है, ये बात आप सभी जानते हैं। चिकनगुनिया इसी प्रकार का एक बीमारी है, मलेरिया का बड़ा भाई है, इसमें और तेज बुखार आती है। ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर कहाँ पे रहता है? जहाँ पे जल जमाव होता है। वैसे तो जल जमाव के पास सभी मच्छर रहते हैं, लेकिन एडिस एजिप्टी मच्छर जो है ये ज़्यादातर घर में जो जल जमाव होती है, जैसे आपने मटका से पानी भरा और वहाँ पे जो पानी गिरते गिरते जमा हो जाता है, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ पाया जाता है कि एडिस एजिप्टी चीज जो मच्छर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, इसके काटने से चिकनगुनिया बीमारी होती है। इसके अलावा मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मलेरिया का टीका जो है, पोलियो का टीका का जो खोज है ये जोनास के साल्क ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके अलावा रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। ये वही लुई पास्चर है जो दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत के भी खोजे थे। अब रेबीज बीमारी क्या होती है, इसके बारे में भी कई बार मैंने रीजनिंग से क्वेश्चन बनते देखा है कि भाई फला बीमारी में फला, तो रेबीज में क्या? तो रेबीज क्या होती है? जलांतक होती है। इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं। जलांतक मतलब जल से आतंक लगती है। इस बीमारी में जो है पानी से डर लगने लगता है। वैसे एक बीमारी और है जिसमें पानी से डर लगने लगती है, ये बीमारी का नाम है मिर्गी। गांव घर में जिसे मिर्गी का दौरा आता है उसे भी पानी से डर लगता है, और रेबीज से भी जो है पानी से डर लगती है। इसके खोज का जो है चेचक मतलब रेबीज के जो टीका का खोज किए थे लुई पास्चर ने किए थे। भारत का पहला ऐसा राज्य जो रेबीज फ्री हो गया है, यानी एक भी ऐसा जो है आपका वो नहीं देखा गया कि भाई किसी को रेबीज हुआ हो, तो ये गोवा है। गोवा जो है पहला ऐसा राज्य है कि हर घर जल वाला राज्य भी है और रेबीज फ्री स्टेट भी बना है। इसके अलावा गोवा भी ऐसा स्टेट बना है जो 2-4 दिन पहले ही ये घोषणा किया गया कि वहाँ के सरकारी अस्पताल में आईवीएफ की सुविधा जो है आपका मुहैया कराया जाएगा, वो भी फ्री। आईवीएफ तो आप समझते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। इसके अलावा विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई जो है ये मेरे जो है शादी हुआ था मेरा, तो ये जो है मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ये विश्व मजदूर दिवस है भाई, 1 मई, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाता है, जो चिकित्सा से संबंधित है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है तो जेनेवा में है। और रेड क्रॉस के संस्थापक भी आपसे पूछा जाता है तो हेनरी ड्यूनांट है। कौन है? हेनरी ड्यूनांट जो है ये आपके रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सबसे कम दिन तक पीएम कौन रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब 13 दिन तक मात्र पीएम के पोस्ट पे रहे थे एक बार, और एक बार पूर्ण काल के लिए भी रहे थे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं भारत के अंदर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, ये सिख धर्म से संबंधित है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, उसकी स्थापना 7 अप्रैल को ही हुआ था। इसके अलावा 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस, साथ ही साथ बिहार दिवस मनाते हैं इंडिया के अंदर। 22 अप्रैल के वो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तीनों ही इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है 22 वाला, ठीक है, 22 का चक्कर है ना, आपको याद रखना है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, है ना। इसके अलावा 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन के अवसर पे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा चुनाव आयोग भारत के संविधान के किस भाग में है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाग 15 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है ये पहला चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है, तो राजीव कुमार साहब है। देखिए, एक चुनाव आयुक्त होता है और 2 एडिशनल चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। पहले एक गो होता था, तो पहले सुकुमार सेन था पहला, अभी 3 सदस्यीय टीम है, तो जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है, ठीक है। चुनाव आयुक्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो है चुनाव करवाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव ये कराने का जिम्मेवार इन्हें ही है। सभी राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान कराना, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है चुनाव आयोग के ऊपर ही रखा गया है। लेकिन ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है, तो उस कंसर्ट राज्य के जो चुनाव आयोग होंगे वो करवाएंगे। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। दिस इज VVI पॉइंट आपके बड़े बड़े एग्जाम के लिहाज से। दोस्तों, मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आती है और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा किताब नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई किताब में तो सब कुछ लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सुना और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। यही मेरा प्रयास रहता है और यही चीज़ जो है आपको लाइक भी करता है। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो ये जिम्नास्टिक से है। हिमा दास जिसे क्या कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस, ये कहाँ की रहने वाली है, असम के। ये क्या करती हैं, तो ये धाविका है, महिला फर्राटेदार धाविका है आपका हिमा दास। इसके अलावा मीराबाई चानू ये क्या खेलती है, तो भाई ये पेशेवर जो है वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती है, भारतीय राज्य मणिपुर से बिलोंग करती है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत जो है आपका सिल्वर जीती थी, है ना। और आपका जो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था वहाँ पे गोल्ड जीती थी भारोत्तोलन के अंदर, कौन, मीराबाई चानू। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निखत जरीन ये आपका तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है, ये पेशेवर महिला बॉक्सर है। इसी प्रकार के जो है स्वीटी बूढ़ा ये भी आपका जो है पेशेवर महिला बॉक्सर है। लवलीना बोरगोहन ये आपका असम का है, ये भी पेशेवर महिला बॉक्सर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन और एक आपका और भी है, जो ये चारों जो महिलाएं हैं ये आपका अभी अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत के लिए गोल्ड जीती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अदिति अशोक क्या है भाई, तो अदिति अशोक, अच्छा नीतू घनघस भूल गया, नीतू घनघस जो है ये भी आपका क्या है, महिला बॉक्सर है, ये भी गोल्ड जीती है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। इसके अलावा अदिति अशोक ये क्या है, भारतीय महिला गोल्फर है महिला में, और भारतीय पुरुष गोल्फर जो है ये आपका जीव मिल्खा सिंह है, जो आपका मिल्खा सिंह का सुपुत्र हैं। इसके अलावा अनाहत सिंह ये क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं। साथ ही साथ जो दिनेश कार्तिक की पत्नी है दीपिका पल्लीकल ये भी स्क्वैश ही खेलती है। इसके अलावा नारायण कार्तिकन फार्मूला 1 रेस से हैं, तो आप सभी जानते हैं। अभिनव बिंद्रा शूटर हैं, है ना। मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ ये भी शूटर हैं। PT उषा ये भी दौड़ती थी, है ना। विश्वनाथ आदम शतरंज खेलते हैं। ये सब जो कुछ खिलाड़ी हैं आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जामिनर ने आपसे कर लिया है। तो भाई काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, या फिर कपासी मृदा कहा जाता है, या फिर ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। देखिए इसके इतने सारे नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे। कपासी मृदा इसलिए नाम है क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छा होता है। कपास मतलब कॉटन, है ना। इसके अलावा ये जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होती है, ठीक है। इसमें जो आपका ह्यूमस वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत में काली मिट्टी का जो अधिकांश भाग है ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि तटीय इलाकों में जो है आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी अधिक होती है, तो आप कहोगे जी सर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि किस नदी का बेसिन इंडिया में सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है गंगा नदी की बेसिन सबसे बड़ी है और सभी से नदियों में सबसे लंबी भी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर ही कोई एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि राष्ट्रपारीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आप कहोगे जी ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रपारीय कहने का मतलब कि इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होता है। ये आपका ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के चेमाड्यूंग ग्लेशियर से, और इसीलिए जो है यहाँ का इंडिया का सबसे लंबा नदी इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन ये लंबाई में गंगा से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में भी क्लू है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं और पुराने को क्या कहते हैं, तो नए को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और ये किस प्रकार से डिसाइड होता है मैं आपको बता दिया था। मान लीजिए ये कोई नदी है, कोसी नदी, ये 2019 में इस प्रकार से बहा और 2020 में जो है यहाँ से बहना स्टार्ट किया, अपना दिशा मोड़ लिया। तो जो ये वाली पार्ट छूट गया, अब इस साल जो है नया वाली साल में यानी 2020 में यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह बहा के नदी लाता है ये नहीं आया, तो ये पुराना हो गया।
गया और ये ओल्ड हो गया, इसे ही खादर कहते हैं। और ये जो नया मिट्टी है, ये नया फ्लो हो रही है वाटर, यहाँ पे जो आपका मिनरल्स वगैरह ला के पार्ट दिया, इसे ओल्ड वाले को बांगर कहते हैं, और ये जो नया पार्ट दिया इसे खादर कहते हैं। तो आप समझ गए खादर बांगर कैसे होता है। तो नदियों के बहाव के कारण ही नाम पड़ जाती है कि जिस क्षेत्र में नदी की जो है मिनरल्स वगैरह जाती है हर साल, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जहां नहीं जा पाता है उसे बांगर कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव कैसी वन होती है, तो दलदली वाली वन होती है। और सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है जो भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैली हुई है। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सी पदक जीती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कांस्य पदक जीती थी। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, मतलब कौन से खिलाड़ी बनी है लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो ये आपका पीवी सिंधु ही बनी है। इससे पहले जो 18 में ओलंपिक हुआ था, 16 में हुआ था, ये भी रियो जेनरो में, वहां पर भी जीती थी पदक। और 2020 में भी जो टोक्यो में हुआ है, हालांकि 21 में कराया गया, तो इसमें भी पदक प्राप्त की है, लेकिन कांस्य पदक। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए, तो 7 पदक प्राप्त हुए, 1:2+4 के रेशियो में। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था। 2 जो सिल्वर प्राप्त हुआ, इसमें एगो आपका मीराबाई चानू को और दूसरा रवि दहिया के द्वारा प्राप्त किया गया था। ओलंपिक में सबसे अधिक जो अब तक पदक है, हॉकी में 12 पदक मिले हैं, जिसमें 8 अकेला गोल्ड है ना। इसके अलावा कुश्ती में सर्वाधिक 7 पदक प्राप्त हुए, दूसरे स्थान पे है। तो 19 पदक यही दोनों खेल ले गए। बाद बाकी टोटल हॉकी मतलब ओलंपिक के अंदर 1900 ईस्वी से भाग ले रहे हैं इंडिया। 1900 से अब तक जो है मात्र 35 पदक भारत को प्राप्त हुआ है ओलंपिक के अंदर समूचे रूप से। इसके अलावा ओलंपिक से कई सारे कहानी हैं, जैसे पहला पदक व्यक्तिगत रूप से कौन जीता, तो केडी जाधव ने जीता था। पहला रजत कौन जीता, तो मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब जीते थे पहला, है ना। इसके अलावा एथेंस में हुआ था 2004 के अंदर। इसके अलावा 2008 में जो है अभिनव बिंद्रा साहब पहला गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीते। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्नव मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के अंदर पहला महिला पदक जीतने वाली व्यक्तिगत रूप से, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। स्वाइन फ्लू नामक बीमारी किससे होती है, विषाणु से होती है स्वाइन फ्लू नामक बीमारी, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा विषाणु से होने वाली अन्य बीमारी हेपेटाइटिस है, पोलियो है, चेचक है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, साधारण सर्दी जुकाम है। ये सभी के सभी क्या होती है, विषाणु से होती है। जीवाणु से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, हैजा, ये सब जीवाणु से होने वाली रोग है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि 1 नैनोमीटर में क्या होती है। भाई 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर तो आप समझते ही हैं, है ना। तो 1 नैनोमीटर में क्या होगा, 10 के पावर -9 होगा, और 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -12 होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है आपका मतलब फिजिक्स में इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसे देख के जाना है जिनका भी बंधु का एग्जाम है। इसके अलावा 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो 105वां संविधान संशोधन जो है कमजोर वर्ग से संबंधित है ना, मध्य और कमजोर वर्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार से इन्हें भी आंसर दे देना है। 101वां जो है ये जीएसटी से है, 102वां जो है ओबीसी से, 103वां ईडब्ल्यूएस से, और 104वां जो है एससी एसटी से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है, तो पदाब होता है। यह प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है, ये बात भी ध्यान रखना है। विषाणु, जीवाणु और शैवाल, ये तीनों थाइलोफाइटा समूह में आ जाते हैं, है ना। लगभग जीवाणु सभी नहीं आते हैं, लेकिन अधिकांश आ जाते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस कौरी, ये मोलस्का संघ के प्राणी हैं, यानी जिसके ऊपर कवच होते हैं ना, ये आपके मोलस्का संघ में आ जाते हैं। तितली, मच्छर, मक्खी, कीट पतंग, ये सभी अर्थोपोडा में आ जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूट बढ़ गया, मैं जो क्वेश्चन प्राप्त होगा तो कल मैं इंक्लूड कर दूंगा, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, ये कंबाइंड शिफ्ट वाली दोनों शिफ्ट का वीडियो पोस्ट कर दूंगा, है ना। तो मिलेंगे उसी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हाँ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिल जाएगी बंधु, तो वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। टुडे एग्जाम आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी।